वाघोड़िया युवक मंडल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज के इस अमृत महोत्सव में उपस्थित आदरणीय गोस्वामी पंकज कुमार जी, माननीय डॉक्टर मनोज भाई शाह जी, प्रमुख वाघोड़िया युवक मंडल ट्रस्ट, सम्माननीय डॉक्टर C.K. टिम्बड़िया जी, कुलपति गुजरात राज्य प्राकृतिक कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी, माननीय श्री राकेश काशीवाला जी, मंत्री वाघोड़िया युवक मंडल ट्रस्ट, उपस्थित हुए नगर के श्रेष्ठीजनों और जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बहुत बड़ा अमूल्य समय देश सेवा में बिताया और आज उसी भाव से लोगों को प्रेरित करते हैं, ऐसे हमारे पूर्व सभी सैनिकगण, यहाँ पर पधारे खेडूत भाई और बहनों, सखी मंडल की हमारी विशेष आई हुई बहनें और बहुत हार्दिक स्नेह के पात्र इस विद्यालय के बेटे और बेटियों, आप सबको मैं इस विद्यालय के अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 75 वर्ष का काल बहुत लंबा होता है। इतने लंबे समय से अब तक न जाने कितने हजारों बेटे और बेटियां यहां से पढ़ लिख करके अपने जीवन को संवारा और सुधारा होगा। यह राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा यज्ञ है। इस पवित्र मिशन के लिए यहाँ के वाघोड़िया युवक मंडल ट्रस्ट के सभी सदस्यों को, अधिकारियों को पुनः बधाई और साधुवाद। हमारे देश में प्राचीन काल से विद्या के प्रति बहुत लगाव रहा है और इसलिए भारत को विश्व गुरु भी माना गया है। विद्या दानम महादानम ब्रह्म दानम विशिष्यते। विद्या का दान सब दानों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि किसी भी घर में एक बेटा और बेटी सही शिक्षित हो जाए, पढ़ लिख जाए, तो पूरे परिवार के वातावरण और भविष्य को बदल देता है। सही अर्थों में विद्या से ही व्यक्ति पूजनीय होता है और विद्या का दान, विद्या का प्रचार और प्रसार और विशेष करके सद्विद्या का प्रचार, ये बहुत कल्याणकारी होता है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में इस विद्यालय के छात्र छात्राएं भी बैठे हैं, गुरुजन भी बैठे हैं। प्यारे बेटे बेटियों, आप थोड़ा सीधे बैठो। ये बेटियां बिल्कुल ठीक है, ये पहलवान थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, थोड़ा सीधे बैठो आप। अब आपके काम की बात करता हूं 2-4 में। आजीवन मैं बच्चे ही पढ़ाता रहा हूं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में 5 गुरुकुल में चलाता हूं आज भी, जहां 4,500 बच्चे हमारे रेजिडेंशियल रूप से पढ़ते हैं, आवासीय पढ़ते हैं, और वहां पर लगभग 22-23 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ फौजी लोग बैठे, मेरे को ध्यान में आया कि मेरे एक कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में जहां इस समय 1600 बच्चे हैं, इस एक ही वर्ष में हमारे 19 बच्चों ने NDA ज्वाइन किया है। 19 बच्चों, और 9 बच्चे हमारे IIT में गए, 8 बच्चे हमारे नीट में गए,
24 बच्चे हमारे NITs में गए हैं ये 1 वर्ष में, और बाकी सब गुरुकुलों में यही परंपरा है, वो चर्चा नहीं। तो ऐसे बालकों का निर्माण निरंतर वहां पर चलता है। तो मुझे पता है कि बालकों में किस उम्र में किस भाव पैदा होकर के क्या उपदेश और विचार दे के आगे बढ़ाना होता है। आप बेटे और बेटियां जहां मेरे सामने बैठे हैं, आपकी जानकारी के लिए विद्या जो पढ़ने के लिए आप इस विद्यालय में आते हैं, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरे श्रद्धा भाव से उसका अध्ययन करो। ये जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाला एक धन है जीवन में। और हमारे यहां महापुरुषों ने कहा, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति, धनात धर्म तत सुखम। कि विद्या जो है, जो व्यक्ति पढ़ लिख लेता और उसका आचरण करता है, तो विद्यावान व्यक्ति लोगों में अलग ही दिखाई देता है, उसमें विनय का भाव पैदा होता है, वो बहुत सरल हो जाता है, और व्यक्ति के जीवन में सरलता उसकी बहुत बड़ी पूंजी होती है। तो विद्या विनय को देती है, और जब विनय आती तो उसमें पात्रता, योग्यता आती है, और जिस आदमी में योग्यता आती तो उसको धन की प्राप्ति होती है, और बुद्धि ठीक रहे तो धन को सद मार्ग में लगाए तो उससे धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सुख का आधार है, ऐसा महापुरुषों ने बोला। और बेटे बेटियों जो पढ़ रहे हो ना आप, इससे कीमती दुनिया में कोई नहीं। महापुरुषों ने कहा, न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धतेव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इस दुनिया में बहुत तरह के धन हैं, लेकिन विद्या से बड़ा धन कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा धन है। क्यों? इसको ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपके घर में आपके माता पिताजी ने धन कमा करके रखा हुआ है, सोना है, चांदी है, दूसरा पैसा है, और कोई चोर रात को घुस जाए तो उसको चुरा के ले जा सकता है, लेकिन आने वाला चोर जो आपने पढ़ाई हुई विद्या उसको नहीं चुरा सकता। धन को तो चुरा लेगा, लेकिन आपने जो विद्या पढ़ी उसको वो नहीं चुरा सकता। और न चौरहार्यम न राज्यहार्यम, राजा लोग आपके धरती को एक्वायर कर सकते हैं, आपके भवन को एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन कोई राजा भी आपकी जो विद्या है इसका हरण नहीं कर सकता। और कोई भाई भी आपस में इसे नहीं बांट सकता। विद्या ऐसा धन है। एक घर में 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, और पिता की संपत्ति का बंटवारा होता तो सब बराबर बराबर बढ़ जाती है, लेकिन विद्या जो आपके पास है उसे भाइयों में भी नहीं बांट सकते। वो जिसने पढ़ा उसी के पास रहेगी। तो न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। मजे की बात, धरती पर हीरे ज्वारात सोना बहुमूल्य धातु है, लेकिन आपके सिर पे 10 किलो सोना रख दें तो वो भार देगा, वजन पड़ेगा, और उसको ढोते हुए थक जाओगे। लेकिन विद्या ऐसा धन है, कितना भी पढ़ो, कितना भी इस माइंड में ले जाओ, उससे आप थकोगे नहीं। वो भार देने वाला नहीं है, उससे कोई वजन नहीं पड़ने वाला।
और मजे की बात बेटे, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है और वो 1 रुपया दान कर दे तो 99 बाकी बचेगा, और 100 रुपए में से 10 किसी को दे देगा तो उस पे 90 ही बचेगा, और कोई 50 रुपए किसी को दे देगा तो उस पे 50 ही बचेगा। लेकिन विद्या ऐसा धन है बेटे बेटियों, आप इसको जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, ये घटने वाला नहीं है। यदि ये घटता तो आपके जो गुरुजन अध्यापक टीचर्स लोग हैं, आपने देखा होगा शुरू में जब टीचर पढ़ाने लगता है तो वो पुस्तकें देख करके पढ़ाता है, और जो जो वो पुराना होता जाता है तो एक समय आता जब उसे पुस्तकें लेकर के पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास विद्या का धन इतना जमा हो जाता है कि वो उसे बांटता जाता और उसका बढ़ता जाता है, जितना बांटता उतना ही बढ़ता जाता है। तो दुनिया में प्यारे बच्चों, जो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ध्यान करके विद्या को पढ़ो। आपकी इस विद्या को चोर चुरा नहीं सकता, राजा इसका हरण नहीं कर सकता, भाई इसे बंटवा नहीं सकता, और जितना पढ़ोगे उतना सुख देगी, से भार भी नहीं लगता। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या से बड़ा धन दुनिया में कोई नहीं, सबसे बड़ा धन है। यही उम्र है आपकी, ये निकल गई तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इस आयु में आप बहुत परिश्रम से इसका पढ़ाई में ध्यान लगाओ, मन को एकाग्रचित करके लगाओ, क्लासरूम में बहुत मन को एकाग्र करके पढ़ाई करोगे तो आपकी वो पूंजी बनेगी जो सारी जिंदगी काम आएगी। और प्यारे बच्चों, ये जीवन है ना जो आपका, आप यहां ज्यादातर ऐसे 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं तक के बच्चे हैं। अगली बात ध्यान से सुननी है आपने, ये आपकी जो आयु है ना 8वीं 9वीं क्लास से ऊपर जब चलती है तो इस आयु में हार्मोन्स चेंज होते हैं, शरीर में नए नए परिवर्तन होते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप आप बुद्धि से कम सोचते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं, और दिल से लिए हुए निर्णय हमेशा खतरनाक होते हैं, और बुद्धि से लिए निर्णय सदा सुखदायी और आपका कल्याण करने वाले होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो फिल्मी दुनिया है ना जिसमें दिल पे ही लड़ाई चलती है, उससे बच के रहो। ये मोबाइल का गंदा नाटक जो चलता, इससे बचो। जो बच्चे इस उम्र में आपकी में अपने आप का समर्पण अपने माता पिता को करते हैं और गुरुजनों के प्रति करते हैं, वो बच्चे जीवन में सदा आगे बढ़ते हैं। और जो इस उम्र में स्वयं निर्णय लेते हैं, आपकी आयु इस समय अनुभव कम वाली है, और आपके माता पिता इन अनुभवों से निकल चुके हैं, गुरुजन निकल चुके हैं। वो जिंदगी की पढ़ी हुई किताब से जो ज्ञान देंगे वो बहुत मूल्यवान होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जिंदगी में कभी भी किसी संकट से घिरते हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने आती है, तो अपनी उस समस्या को छिपाओ मत, बिल्कुल मित्रवत बेटियां अपनी मां को बताएं, बेटे अपने पूज्य पिता को बताएं, बेटियां स्कूल में अपनी टीचर लेडी टीचर को बताएं, बेटे अपने पुरुष टीचर को बताएं। किसी भी समस्या कोई भी है उसे साझा करो, आपको समाधान मिलेगा।
और आप बहुत बड़े संकट से बाहर आकर के सुख से जीवन जी सकोगे यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। पढ़ाई अच्छी ढंग से करो। जीवन में कई प्रकार के संकट आते हैं, सबके आते हैं। उनका समाधान देने वाले माता पिता गुरुजन हैं, उनके संपर्क में आओ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आजकल बालक बाजारों में ऊट पटांग चीजें खाते हैं और बीमार हो रहे। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या आ गया अडंगा जो आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाला है। इनसे बच करके आपके घरों में मां जो भोजन पकाती है उसका ही आस्वादन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। और सदा अपने संस्कार, जो हमारे अध्यापकों की भी जिम्मेदारी है और माता पिता की भी जिम्मेदारी है, जो अपने बालकों पर हर समय नजर रखें और उनको कभी भी कुसंगति में न जाने दें, व्यसन में न जाने दें, किसी भी प्रकार के गंदे विचारों से उनको बचा के रखें। ये मां, पिता और गुरुजनों का परम कर्तव्य है। यदि हम ये काम करेंगे तो हम भावी अच्छी संतानों का निर्माण करके एक अच्छे परिवार का निर्माण करेंगे। अच्छा परिवार अच्छे समाज का निर्माण करेगा, अच्छे समाज से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा और बढ़िया राष्ट्र से विश्व का कल्याण होगा। यही तो भारतीय संस्कृति थी, यही तो हम पढ़ाते थे। सारी दुनिया हमारा परिवार है और परिवार का हर व्यक्ति सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, जितेंद्रिय हो, परोपकारी हो। ये विचार इसी उम्र से डाले जाते हैं, उसी से महान लोग बनते हैं और उसी से विचारधारा ऊंची बनती है। तो आपके विद्यालय का ये अमृत महोत्सव है, इसमें इतना ही मेरा बालक और गुरुजन माता पिता के लिए संदेश है। आप यहाँ कुछ खेडूत भी आए हैं और खेडूत के बारे में, किसानों के बारे में, हमारी जो गुजरात राज्य की विश्व और भारत की पहली प्राकृतिक यूनिवर्सिटी बनी हलोल में और उसके वाइस चांसलर आदरणीय C.K. टिम्बड़िया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत लगन से प्राकृतिक खेती के मिशन को ये आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पता लगा है कि बाघोड़िया युवक मंडल एजुकेशन ट्रस्ट ने भी अपने विद्यालय में ही, अभी मैं देख के आया हूं, कुछ भूमि का टुकड़ा यूनिवर्सिटी को सौंपा है और इसलिए कि यहां पर प्राकृतिक खेती का मॉडल बने, पंचस्तरीय मॉडल बने, जिसको देख करके अड़ोस पड़ोस के खेडूत भाई अपने खेतों में भी प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़े। खेडूत भाइयों और कुछ श्रेष्ठी जनों, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि इस समय भारत की धरती हमने यूरिया, DAP, केमिकल, जहर डाल डाल करके धरती को बंजर बना दिया है, पत्थर बना दिया है। भारत की धरती पानी नहीं पीती और उसका परिणाम भूमिगत जल घटता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को पीने का भी पानी नहीं मिल पाएगा। खेती तो बड़ी दूर की बात है, जैसे हम खेती कर रहे हैं। आज हमारी धरती जो हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ देती है, हमारी जो जन्मदात्री मां है, बालक को जन्म देके एक निश्चित समय तक दूध पिलाती है, लेकिन ये धरती मां ने तो हमारी मां को भी जीवन दिया, पिता को भी दिया, हमें भी पालती और आने वाली पीढ़ियों को पालती और पालती रही है। ये इतनी कल्याणकारी भूमि मां, और हम ऐसे पुत्र हैं कि अपनी मां को ही जहरीला बना दिया। सारा दिन इसमें केमिकल डालते हैं और वो केमिकल हमारे साग भाजी में आते हैं, अन्न में आते हैं, उसे हम खाते हैं और उसका परिणाम आज अस्पताल भरे पड़े हैं। हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर,
पेनक्रियाज फेल, सब लोग बीमार कर दिए। इसका बहुत बड़ा कारण हमारा आहार जो है उस सब में जहर है। आजकल हम बोतलें लिए फिरते हैं पानी की। 30 साल पहले कौन बोतलें लिए फिरता था? कहीं पर भी पानी पीते थे। आज कहीं पानी नहीं पी सकते क्योंकि उसमें भी केमिकल मिला दिया। कल परसों पत्रिका एक अखबार आता है राजस्थान से हिंदी में, उस अखबार के फ्रंट पेज पर एक साइंटिस्ट महिला ने रिसर्च किया और उस रिसर्च में क्या उसने पूरी डिटेल दी है उसकी अखबार में। और उस रिसर्च पेपर को भी मैंने निकलवाया अपने प्रेस सेक्रेटरी से, तो उसने बहुत बड़ी रिसर्च करते हुए बताया कि आज माँ, हमारी मनुष्यों की माँ जिस बच्चे को दूध पिला रही है, माँ के उस दूध में 40-45 प्रकार के जहर है, पेस्टिसाइड पाए गए। नवजात बच्चे को माँ जो दूध पिला रही उसमें जहर है, पशुओं के दूध में वही जहर आ गया। क्यों? जो खेत में डालते वही पशुओं के चारे में आता, वो पशु में आता, वही दूध में आता। कैंसर आदमी को तो था, पशुओं में भी कैंसर होना शुरू हो गया। हम इतने प्रगतिशील और मॉडर्न बने हुए हैं ये सोच के कि ये बहुत आवश्यक चीज है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर की खेती है 60-70 साल से पहले दुनिया में कोई से नहीं डालता था। ये कुल 60-70 साल पहले शुरू हुआ है और इस धरती को बने हजारों साल हो गए। कोई से नहीं डालता था, तब भी खेती होती थी। तो उसका इतना यूरिया डाल डाल करके अब लोगों को बंधवा बना दिया, इसका गुलाम बना दिया। किसान आराम परस्त बन गया, बस उठाता बैग और खेत में डालता और घर में जाके सोता है और करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हल्की खेती भी खत्म होगी। लेकिन भाई और बहनों, यदि ये जहर वाली खेती यूं ही चलती रही तो ये जो पर्यावरण है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग जिसकी चुनौती आ चुकी है, ये और बढ़ेगा। धरती का पानी नहीं बचेगा तो जीवन कैसे चलेगा? हवा दूषित हो गई, धरती दूषित होगी तो कैसे आने वाली पीढ़ियां जीवन चलाएंगी? मेरा और आपका कर्तव्य है कि समय पर समझें और संभलें कि जो हम कर रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अक्सर किसान इसलिए रासायनिक खेती नहीं छोड़ना चाहता कि यदि हम रासायनिक खेती नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मैं खुद भी खेडूत हूं। मैं कुरुक्षेत्र में अपने 180 एकड़ की खेती करता हूं। 450 गाय हैं। चिंबड़िया साहब तो देख के आए हैं। हमारे पास गाय माता भी है और धरती भी है। मैं भी यूरिया डीएपी जहर की खेती करता था 8-7 साल पहले तक, लेकिन एक घटना ने मेरे को बदला। और वो घटना थी, मेरा खेती का एक मजदूर कर्मचारी स्प्रे करते हुए बेहोश हो गया था और उसको हम नहीं संभालते तो उसकी मृत्यु हो जाती। वो केवल स्प्रे खेत में करने से बेहोश होकर के मरने की तैयारी में था बेचारा। और ऐसे सैकड़ों केस देश में होते हैं प्रतिवर्ष, जो गंध मात्र से आदमी को बेहोश कर देती है, मार देती है। और हम जब साग भाजी फल सब्जियों में डायरेक्ट उसको डाल करके खाते हैं तो वो क्या जीवन देगी? उसी से तो बीमारियां और बिना आयु की मौत हो रही है। अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है, 8 साल की एक स्कूल की बेटी सूरत में क्लासरूम में गिर गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया तो पाया हार्ट अटैक हो गया 8 साल की बच्ची को।
3 दिन के बाद अहमदाबाद में एक 10-11 साल की बच्ची का ऐसे अटैक आ गया। और ऐसे देश में बहुत घटनाएं हो गई। इतना छोटा बालक, उसने कौन सा नशा किया है, उसने क्या गलत किया अब तक? और 5-5, 4-4 साल के बच्चे अस्पताल में जाओ, कैंसर अस्पताल में, अस्पताल भरे पड़े। कहां से कैंसर आ गया? ये सब जहर जो खेतों में डाल रहे हैं, ये सब जहर दूध में भी, पानी में भी, साग भाजी में भी, सब्जियों में, अन्नों में, सब हमारे शरीर में जा रहा है। इसलिए इसका समाधान प्राकृतिक खेती है। मैं जो बताना चाहता हूं, जैविक खेती, उसमें उत्पादन कम होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसमें उत्पादन घटता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता। अभी 3 दिन पहले राजभवन में मैंने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी थे, डॉक्टर टिम्बड़िया जी भी उस मीटिंग में थे, और बाकी सब कृषि विभाग के अधिकारी थे, सभी बड़े छोटे, पशुपालन के भी थे। वहां रिसर्च के आधार पर दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर चौहान ने रिसर्च के बाद सबके बीच में बताया कि हमारी भी गलत धारणाएं थी कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो किसान का उत्पादन घटेगा, लेकिन उन्होंने रिसर्च के आधार पे बताया कि हमारी ये धारणा बिल्कुल गलत पाई गई। प्राकृतिक खेती से उत्पादन नहीं घटता, ये रिसर्च की उन्होंने। और गुजरात में लाखों किसान इस समय प्राकृतिक खेती करते हैं। कोई किसान ऐसा नहीं मिला हमें जो ये कहता हो कि मैंने प्राकृतिक खेती की और मेरा नुकसान हो गया, मेरा उत्पादन कम हो गया, या मेरे को खेत में कोई हानि हुई। ऐसा एक भी खेडूत आज तक हमारे पास में नहीं आया। हाँ, ऐसे खेडूत जरूर हैं जिन्होंने कहा कि हमारा उत्पादन भी बढ़ा और हमारी आमदनी भी बढ़ी है। कल मैं साबरकांठा डेयरी में था, इस समय मैं कल वहीं भाषण दे रहा था, और साबरकांठा में आपकी तरह हजारों किसान थे। उनमें प्राकृतिक खेती के किसानों ने वहां पर अपने स्टॉल लगाए थे। तो वहां एक किसान मेरे को मिला जो बड़ा पढ़ा लिखा स्मार्ट युवा लगता था, बड़े अच्छे साफ सुथरे कपड़े। मैंने कहा, आप खेती करते हैं? कि जी हाँ, खेती करता हूं। लगता तो नहीं आप खेती करते हैं। कि जी नहीं, मैं इंजीनियर हूं और मैं बड़ी नौकरी पे था, मैंने वो छोड़ी है और मैं खेती करता हूं और प्राकृतिक खेती करता हूं। उसने बताया। मैंने कहा, उससे इसमें आप क्या कमाते हैं? तो उसने कहा, मैं 8 से 9 लाख रुपया प्रति एकड़ बचाता हूं प्राकृतिक खेती से। 8 से 9 लाख, कल ही बोल रहा था। और हमारे रतिलाल भाई कच्छ में है, डॉक्टर साहब उनके खेत में गए टिम्बड़िया जी, मैं भी 2 बार गया उसके खेत में। रतिलाल भाई प्राकृतिक खेती से प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपया बचाता प्रति एकड़ में। तो ये जो धारणा है कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन घटेगा, गलत धारणा है। भाई और बहनों, ये हमारी सखी मंडल की बहनें बैठी हैं जो प्राकृतिक कृषि सखी, इन सब बहनों का मैं सम्मान करते हुए निवेदन करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को समझो और अपने अपने गांवड़ा में मास्टर ट्रेनर बनो, किसान भाई भी बने। अब सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय कृषि मिशन बना दिया है। अब ये गुजरात नहीं, पूरे देश में चलेगी। आज गुजरात का मॉडल सारी दुनिया में लागू होने जा रहा है। और जो कृषि सखी अपनी गांव की बहनों को ट्रेनिंग देगी और अपने खेत में प्राकृतिक खेती करेगी, ऐसी बहन को 5,000 रुपया 15 दिन के लिए सरकार देगी। और ऐसे किसान को भी देगी 15 दिन जो ट्रेनिंग देगा और 15 दिन अपना खेत संभाले। ऐसी नीतियां बनी।
भाई और बहनों, प्राकृतिक खेती एक ऐसी है जिसमें लागत लगती नहीं, खर्चा आता नहीं, कोई खर्चा नहीं है। इसमें केवल एक देसी गाय घर में चाहिए, ज्यादा हो तो और बढ़िया, कम से कम आप सब खेडूत के घर में एक देसी गौ माता होनी चाहिए। हमारी खेती शुद्ध देसी गाय पे आधारित खेती है और हमने रिसर्च कराई है यूनिवर्सिटीज में। ये जो गौ माता है ना, आज तक हम धार्मिक भाव से तो नारे लगाते रहे, लेकिन उसके वैज्ञानिक गुण को नहीं जान पाए। मेरे को खुद नहीं पता था कि इतना खजाना गौ माता को मां क्यों कहते हैं, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, गौ माता की, बोलो गौ माता की, गौ माता की। ना दूध पिएंगे ना गाय पालेंगे, गौ माता की हो जाएगी। क्यों भाई, ना तो दूध पीते गाय का, न गाय पालते, गौ माता की जय, ये नहीं होगी जय। गाय के लिए बहुत बड़ा काम गुजरात में पिछले कई सालों के प्रयास से हुआ है, और आपको जान के खेडूत भाई जितने, वो हाथ खड़ा करो मेरे सामने, जो खेडूत खेती करते हैं, वाह। और इन बच्चों में जिनके माता पिता खेती करते, वो हाथ खड़ा करो। अरे वाह, ये तो सारे खेडूत हैं, धन्यवाद। अरे इतने बच्चे यहाँ खेडूत के हैं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे बेटियों, तुमने अपने माता पिता को जाकर के समझाना और खेती को बदलना है। अब समझो, आपके वैज्ञानिकता, डॉक्टर टिम्बड़िया जी ने इस बारे में काफी चर्चा की भी है आपके सामने। ये जो देसी गौ माता है ना, कांकरेज है, गिर है, डांगी है, जो देसी मूल की गाय है। मेरे पास साइंटिस्ट है डॉक्टर बलजीत सारन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। डॉक्टर टिम्बड़िया जी उनको बुलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी। उन्होंने पिछले 6-7 साल से रिसर्च किया। मैंने उनको 5-6 थैली बनाई मैंने, और उनमें गधे का, गाय का, घोड़े का, ऊंट का, बकरी का अलग अलग मैंने छान उनको दिए, और उनको नहीं बताया मैंने किस थैली में किसका है। उस पर नंबरिंग लगाई, नंबर लगाए, और मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि 1 नंबर में भैंस का है, 2 नंबर में ऊंट का है, 3 नंबर में बकरी का है, 4 नंबर में गधे का है, 5 नंबर में घोड़े का है, 6 नंबर में जर्सी गाय का है, 7 नंबर में हॉस्टन फ्रीजन गाय का है, और 1 नंबर देसी भारतीय नस्ल की साहिवाल गाय का। ये सारी मैंने थैलियां डॉक्टर बलजीत सारन वैज्ञानिक को दी। उनको नहीं बताया कि इसमें क्या है। उन्होंने महीनों तक उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जो थैली मुझे पकड़ाई, वो भारतीय नस्ल की देसी गाय साहिवाल का छाण था। और उन्होंने कहा ये सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है, इसका गौमूत्र खनिज का भंडार है। किसी भी प्रकार की खेती की बीमारी को गौमूत्र खत्म करेगा, और धरती में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने का काम गोबर करेगा, और इससे ऊपर खेती को कुछ नहीं चाहिए। ये उनकी रिपोर्ट है, और यही रिपोर्ट बाकी यूनिवर्सिटीज की भी आई है। बहुत यूनिवर्सिटीज ने अब इस पे रिसर्च किया, सेम आती है। देसी गौ माता के 1 ग्राम छाण में, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु है 1 ग्राम में। और हम जो जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत बनाते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि नहीं आपको, उसमें वो सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाते हैं। और इस खेती में देखो क्या पड़ता है, गोबर, गोमूत्र, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा दाल का बेसन। गुड़ भी किसान पैदा करता, दाल का बेसन भी किसान पैदा करता, गाय उसकी घर की है, 2 मुट्ठी मिट्टी डालनी पड़ती, वो उसके घर की है। बताओ बाहर से क्या लाना है, खर्चा 0 और काम बहुत लाभकारी।
जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, धरती में अलसी आएगा, केचुआर्थ वर्म आएगा, मित्र कीट बढ़ेंगे। इन मित्र कीट जितने बढ़ेंगे ये अपने आप धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएंगे। ऐसे सूक्ष्म जीवाणु गौ माता के पेट में सैकड़ों प्रकार के, जो आकाश में नाइट्रोजन है ना बेटे बेटी, आप पढ़ते हो स्कूल में, नाइट्रोजन आकाश में 78% नाइट्रोजन है। ये सूक्ष्म जीवाणु जो गौ माता के पेट से हमने जीवामृत घनजीवामृत में बढ़ाए है ना, ये उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और उसको खा के भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। नकली नाइट्रोजन जो हम डालते हैं इसकी जरूरत नहीं है, परमात्मा का बना नाइट्रोजन हो जाएगा तो वो अमृत तुल्य है। और ये जो अड़सिया है ना, जो आपने देखा ही नहीं, अब तो बंद हो गया दिखना, ये अड़सिया मेरे खेत का। और आज से 7-8 वर्ष पहले जब मैं रासायनिक खेती करता था, यूरिया डीएपी जंतुनाशक की, ये मेरे खेत में एक भी दिखाई नहीं देता था। अब ये इतना पैदा हो गया कि यही खेत के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है। ये अड़सिया जब मरता है तो धरती के 16-17 तरह के पोषक तत्व की पूर्ति करता है और धरती में इतने छिद्र बनाता है, वर्षा जल जितना होता है वो बाहर नहीं जाता, सब इन छिद्रों से परपोटे थे ना, इन छिद्रों में जाके धरती माँ के पेट में जाके और नेचुरल वाटर को बढ़ाता, भूमिगत पानी को बढ़ाता। कितना बड़ा ये किसान का मित्र है। और ये जो मिट्टी खाता है ना खेत की, और अपने पेट से जब निकालता है तो इसके पेट से निकली मिट्टी में आपके खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना पोटास है। ये इसका जीवन ही, इसका पूरा शरीर ही ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है। और सूक्ष्म जीवाणु जो गौ माता के पेट से असंख्य आते हैं और जीवामृत घनजीवामृत से बढ़ते हैं, वो भी यही काम करते हैं, वो पौधों का भोजन बनाने का काम करते हैं। यही नियम है। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, आप जंगल में गए बच्चों? कभी जंगल में गए? आप भी गए भाई, बड़े लोग हो या बच्चे ही गए हैं? आप भी गए। तो अब मेरे को बताओ, जंगल में यूरिया कौन डालने जाता है? डीएपी कौन डालता है? गोबर का छान, गोबर कौन डालता है? खाद कोई नहीं डालता। पानी कौन देने जाता है? जंतुनाशक कौन देता है? और जंगल के सब पेड़ हरे भरे, समय पर फलों से लद जाते हैं। जंगल के पेड़ का एक भी पत्ता किसी पोषक तत्व से विहीन नहीं है। सारे उसमें फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सबसे भरपूर है। जब वहां प्रकृति सब कुछ करती तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही हमारे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। इसलिए आप सबसे हमारा आग्रह है कि आपके बीच में इस समय गुजरात सरकार का कृषि विभाग सब ऐसे ऐसे मास्टर ट्रेनर बनाए जा रहे हैं हमारी प्राकृतिक यूनिवर्सिटी के द्वारा, और आत्मा विभाग के द्वारा जो हर एक गामड़ा में जा रहे हैं और फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप वो ट्रेनिंग लो और अपने खेतों को बर्बाद होने से बचाओ। धरती बंजर होने से बचेगी, पानी की वृद्धि होगी, पानी भी बचेगा और ये पर्यावरण भी बचेगा, गौ माता भी बचेगी, आपका स्वास्थ्य भी बचेगा और धन भी बचेगा, सबका कल्याण होगा। आज खेडूत लोगों को जहरीला भोजन खिला के बीमार कर रहा है, और प्राकृतिक भोजन दोगे तो सबको जीवन मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा। तो इस धर्म के मार्ग पर चलना प्राकृतिक खेती का अभियान सिखाता है। आप सब भाई बहनों से मेरा निवेदन है, और ये बेटे बेटियों से निवेदन है आप सब से, आप भी खेडूत के बेटा बेटी हैं,
खूब पढ़ो, अच्छे संस्कार बनाओ, माता पिता का सम्मान करो, गुरुजनों के संपर्क में रहकर उनका आदर करो। इससे बेटे आप महान बच्चे बनोगे। और आप इन बच्चों को जहर मत खिलाओ, प्राकृतिक आहार खिलाओ, इनकी बुद्धि और स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। और ये प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग एक अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसका लाभ उठाइए और अपनी खेती को बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस विद्यालय के 75वें अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके प्रति बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। धन्यवाद।